आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग करने वाले हैं जो हमने इकोनॉमिक्स किया था 1 से 25 क्वेश्चन, उसका ये पार्ट 2 होने वाला है जिसमें हम लोग 26 से 50 क्वेश्चन को देखेंगे। इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका 1 से पूरा 50 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। ये आपका अभी सीजीपीएससी प्यून का पेपर है आपका 25 तारीख को। उसके बाद एसआई का पेपर होने वाला है। आपने नोटिफिकेशन सुना ही होगा कि 200 पद के लिए, 200 से ज़्यादा पद के लिए सीजीपीएससी आने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे और ये समझने में भी आपको हेल्प करेंगे कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। और साथ में करते चलिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी बेहतरीन कंटेंट आने वाले हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जो अभी भी सीजीपीएससी प्यून के क्वेश्चंस को देख रहे हैं और क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस पे हमारे संकल्प सीजीपीएससी संकल्प के मोबाइल ऐप पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त जो हमने अर्जुना का एमसीक्यूज किया हुआ था और कुछ भी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज जो छत्तीसगढ़ में के या आपके इंडिया पोर्शन के जो भी डल रहे हैं यूट्यूब में, सारा आपको इस प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा। कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे ऐप का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करिए ऐप को और यहाँ जाके आप परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लास्ट तक करते चलिएगा, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। देखते हैं आप कितना बना पाते हैं। सबसे पहला, रघुराम राजन समिति किस क्षेत्र से संबंधित थी? कर सुधार, औद्योगिक रुग्णता, म्यूचुअल फंड, बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली। तो रघुराम राजन, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे और इनका संबंध एक ही जगह से हो सकता है, वो है आपका बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली। आगे आते हैं। द पीपुल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय, श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा या जवाहरलाल नेहरू द्वारा? तो द पीपुल्स प्लान, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय आपको नाम कहीं सुना सुना लग रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं, एम.एन. रॉय ही वो व्यक्ति है, अगर आपने संविधान पढ़ा है ढंग से, 1934 में सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा बनाने का यही थे जिन्होंने प्रस्ताव रखा था। बाद में स्वराज पार्टी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और औपचारिक रूप से एकदम लीगल टर्म पे उसको पब्लिश किया कि भाई हाँ, हमको संविधान सभा बनाना है। साथ में ध्यान रखिएगा, एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी जो था उससे संबंध रखते हैं। आगे चलते हैं। भारत में अनवरत होगा, ये अवनरत लिखा है, इसको करिएगा अनवरत। अनवरत योजना की अवधि क्या थी? आपके पास ऑप्शन है, ट्राई करिए और आंसर देने का प्रयास करिए। चलिए इसका सही आंसर बता देता हूं मैं। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर है 1978 से 80। अब ध्यान रखिएगा, इसको जो है मोरारजी देसाई जी की सरकार थी इस टाइम पे, मोरारजी देसाई जी। उन्होंने इसको लेके आया था और वही सतत विकास करना है, गरीबी का उन्मूलन करना है, यही सारे इसमें कुछ प्रमुख प्रावधान थे। जो आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है, मोरारजी देसाई जी पहली नॉन कांग्रेस वाली सरकार थी, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। गरीबी मापन हेतु एक आया था आपका एमआरपी, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, पर आधारित समिति थी। कौन सी समिति थी जो एमआरपी का इस्तेमाल करती थी? लक्कड़वाला, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति या अलग समिति? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेश तेंदुलकर समिति। बहुत ही महत्वपूर्ण समिति में से एक है। इनके बारे में इकोनॉमिक्स के टर्म पे तो ध्यान रखिएगा ही रखिएगा। आगे चलते हैं। किस समिति के अनुसार प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग गरीबी रेखा की आय सीमा तय करने की सिफारिश थी? लक्कड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्कड़वाला समिति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चले। आगे चलने से पहले बताना चाहूँगा मैं आपको, अगर आप अंबिकापुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या अगल बगल की क्षेत्र से हैं और ऑफलाइन के माध्यम से हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारे एकेडमी का एड्रेस है, संकल्प एकेडमी, अंबेडकर चौक के पास आपको मिलेगा और ये कॉन्टैक्ट डिटेल है। आप चाहे तो इसमें कॉल या व्हाट्सअप करके, कॉल नहीं हो रहा तो व्हाट्सअप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर इंटरव्यू से संबंधित, जिनका इंटरव्यू हो रहा है और इंटरव्यू से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का परामर्श चाहिए, तो हमारे पास अपनी एक अच्छी टीम है, वो आपको अच्छी परामर्श दे सकती है। तो किसी भी प्रकार से अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए और आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आगे चलते हैं।
किस प्रकार की बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है? प्रच्छन्न का मतलब होता है छुपा हुआ। प्रच्छन्न बेरोजगारी को ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है, 10 लोग काम कर रहे हैं एक जगह पे, प्रोडक्टिविटी जो हो रहा है वो हो रहा है, अगर मैं 5 को निकाल दूं तो भी मेरा प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी। कुछ लोग रहते हैं ना ऐसे ही, बस साइड में रहते हैं, पड़े रहते हैं, लेकिन कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको बोलते हैं हम लोग छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, आगे चलिए। आय विषमता किससे ज्ञात करते हैं? लॉरेंज वक्र, फिलिप्स वक्र, लेफर वक्र या इनमें से कोई नहीं? तो आय विषमता आप ज्ञात करेंगे, इसको तो ध्यान ही रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खासकर व्यापम के लिए, लॉरेंज वक्र से। तो फिलिप्स वक्र भी आपको देखने को मिल रहा है। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति याद कैसे रखे? फिलिप्स का बल्ब आता है, आता है, अच्छा, फिलिप्स का बल्ब आता है, फिलिप्स की बड़ी सी फैक्ट्री भी होगी, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। अगर फिलिप्स का फैक्ट्री बंद हो जाता है तो क्या आएगा? बेरोजगारी आएगा। और बेरोजगारी को जनरली हम लोग किससे जोड़ते हैं? मुद्रास्फीति, प्राइस बढ़ गया था और पैसे की वैल्यू गिर रही है, इस वजह से हो रहा है ये, तो ऐसा जोड़िएगा, इसको आपको याद रहेगा। फिलिप्स कंपनी है, बंद हो गया तो लोग बेरोजगार हो गए, तो बेरोजगार और मुद्रास्फीति। ठीक, लॉरेंज वक्र आय की विषमता से संबंधित है। एक है लेफर वक्र, जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका टैक्स से रिलेटेड है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिलिप वक्र के अनुसार बेरोजगारी दर तथा मुद्रास्फीति में कैसा संबंध है? अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती या अनुपाती? इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल देखना पड़ेगा, तब इसका आंसर आपको पता चलेगा। वैसे इसका सही आंसर है व्युत्क्रमानुपाती। आगे चले। जब अर्थव्यवस्था में मंदी एवं स्फीति दोनों की स्थितियां साथ साथ दिखाई देती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति, मुद्रा अवस्फीति, मुद्रा संस्फीति या निष्पदन या मंदीगत मुद्रास्फीति? ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, इसके बारे में कभी अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, निष्पंदन या मंदीगत मुद्रास्फीति। आगे चले। चलती हुई मुद्रास्फीति में स्फीति दर कितनी होती है? ठीक है, अभी इतनी सारी मुद्रास्फीति आ गई है, पहले तो आप समझ लीजिए मुद्रास्फीति होता क्या है। मुद्रास्फीति सिंपल सा टर्म है, इन्फ्लेशन के लिए यूज करते हैं। आपका एकदम इकोनॉमिकल वर्ल्ड में बताऊं मैं आपको, जहां पे आपका डिमांड ज़्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगा, इसको मुद्रास्फीति हम लोग बोलते हैं। मतलब पैसे का वैल्यू गिर जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही देख लीजिए ना, 5 रुपए का पहले मैगी आता था, अब 5 रुपए जाते थे, एक मैगी लेके आ जाते थे। आज के डेट में 7 रुपए का मैगी हो गया, आप 5 रुपए लेके जाते हैं, नहीं मिलेगा, 7 रुपए जाएंगे तो मिलेगा। जो आप पहले 5 रुपए में खरीद पा रहे थे वो आप आज 7 रुपए में खरीद पा रहे हैं, तो क्या हुआ? आपका पैसे का वैल्यू गिर गया है, महंगाई बढ़ गई है, इसको बोलते हैं हम लोग मुद्रास्फीति। ठीक है, तो चलती हुई मुद्रास्फीति कितनी होती है? चलती हुई मुद्रास्फीति आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 से 10%। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इतनी मुद्रास्फीति एक अच्छी इकोनॉमी के लिए बहुत सही मानी जाती है। अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो दिक्कत है, इससे कम जाएगा तो दिक्कत है। इसका जो उल्टा होता है ना, मुद्रास्फीति का जस्ट उल्टा, इन्फ्लेशन का डिफ्लेशन, जहाँ पे क्या रहता है, आपको चीज़ें एकदम सस्ती मिलेंगी, कम रेट पे मिलेगी, वो ज़्यादा नुकसान करता है। क्या बता सकते हैं ये क्यों? अच्छा, इस टॉपिक पे हम लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है बड़ा टॉपिक है। तो अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं जो सबसे अच्छा कमेंट रहेगा उसको पिन कर दूंगा, ताकि बाकी लोग भी उसका आंसर पढ़ पाए। और अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पे हम लोग एक डिस्कशन करें तो कमेंट कर दीजिएगा, उसमें भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन, ये टॉपिक है अपना। ठीक है, इसमें क्या रहता है, महंगाई बढ़ती है, चीज़ों का रेट बढ़ता है। डिफ्लेशन में क्या होता है, चीज़ों का रेट सस्ता होता है। जैसे 5 रुपए का एक मैगी ले रहे हैं, 5 रुपए का 5 मैगी आएगा, तो आपको लगेगा इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, लेकिन अच्छा नहीं होता है। उसके बारे में आगे चलते हैं। मौद्रिक नीति के उपकरणों में मात्रात्मक उपकरण कौन सा नहीं है? बैंक रेट, रेपो रेट, CRR या सीमांत आवश्यकता? तो इसका सही आंसर आप करिएगा ऑप्शन नंबर डी,
सीमांत आवश्यकता। अब देखिए, बैंक रेट वो रेट रहता है जिसमें बैंक ये देता है, लोन देता है। रेपो रेट, रेपो रेट रहेगा जब आरबीआई जो रहेगा बैंकों से, ठीक है, आरबीआई और बैंक के बीच का रहता है, ये रहता है आपका रेपो रेट। और सीआरआर, ये सारा बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है। कैश रिजर्व रेशियो, इतना जो रहता है, जो बैंक रहते हैं वो क्या करते हैं, आपके आरबीआई के पास होल्ड करके इतना पैसा रखते हैं। ये आपका एसएलआर रहता है, सीआरआर रहता है, बैंक रेट, रेपो रेट, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में भी खैर अलग से चर्चा कभी करेंगे। आगे आते हैं, एनपीए है, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति कहलाती है यदि उनके किस्त एवं ब्याज का भुगतान नहीं होता। एनपीए को आप इंग्लिश में बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कोई भी एक ऐसा एसेट है जो कितने दिन में आपको इंटरेस्ट देना बंद कर देगा, तो आप इसको बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 90 दिन। इसको ध्यान रखिएगा, बैंकिंग का टर्मोलॉजी का ये वर्ड है। पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक जो आज तक संचालित है, एक ही बैंक दिख रहा है यहाँ पे अपने को, वो है आपका पंजाब नेशनल बैंक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये है आपका आज 1921 में इंपीरियल बैंक बना और बाद में यही आपका एसबीआई बना। एसबीआई ये है, ठीक है। और आइए, और आपको क्या देखने को मिलेगा, एक है भारत का पहला बैंक, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है 1770 या 1770 आसपास। एक है अवध कमर्शियल बैंक, ये भी है। पंजाब नेशनल, अवध कमर्शियल और बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये 3 बैंक है। इन तीनों के बारे में आप ध्यान जरूर रखिएगा। अवध कमर्शियल बैंक के बारे में बता ही देता हूं मैं आपको। देखिए, अवध कमर्शियल बैंक जो है ना, इसको आप बोल लीजिए भारत का पहला भारतीय बैंक आपका है अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। 1881 में बना था ये। भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें जमा राशि कितनी, 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ या 200 करोड़। सही आंसर इसका करिएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। आज के डेट में अगर आप पूछेंगे बैंक कितने बचे हैं आपके, टोटल कितने पीएसयू बचे हुए हैं, तो 12 है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक बैंक अपने पास अभी 12 है। अभी आपको कुछ और कम होता दिखेगा अभी कुछ टाइम पे। व्यापक मुद्रा या विस्तृत मुद्रा क्या है, M1, M2, M3 या M4? देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका इकोनॉमी का थोड़ा डीप क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करके देखिए। वैसे इसका सही आंसर M3 है, और अगर ये आपसे नहीं बन रहा है तो भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ये थोड़े से अच्छे और हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आप इसको चाहे तो क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं डालता है। वर्तमान में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत आयकर, निगम कर, जीएसटी या उत्पादन शुल्क? तो वर्तमान में और पहले भी जो सबसे बड़ा सोर्स था वो था आपका निगम कर, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स। जीएसटी के बारे में आपको पता ही है, 1 जुलाई 2017, और अमेंडमेंट ध्यान रखिएगा क्योंकि 5 साल हो चुके हैं जीएसटी को, तो 101 क्रमांक का संविधान संशोधन। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली लागू है, प्रतिगामी, प्रगतिशील, अवक्रमिक या अनुपातिक? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिशील, ठीक है। हम लोग का कर प्रणाली आप देखेंगे, इनकम जैसे जैसे बढ़ता है टैक्स का रेट भी बढ़ते जाता है। आप 5 लाख तक इनकम कमाइए, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 10 लाख तक जाइए, टैक्स लगेगा। 30 लाख क्रॉस करिए, 30% टैक्स लगेगा। तो ये अलग अलग है। अगला, ये पूंजीगत व्यय नहीं है, इनमें से कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं? विनिवेश, निवेश, ऋण भुगतान या ऋण वितरण? तो पूंजीगत व्यय बोला है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, विनिवेश। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, पैसे आते हैं। सरकार ने अपना जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसमें से कुछ शेयर बेच दिए, एलआईसी के शेयर बेच दिए, इसको बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार के पास पैसे आएंगे। अगला, ये निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है किंतु उनको एकत्र एवं खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाता है? पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टाम्प शुल्क। प्राथमिक घाटा क्या होता है, आपके पास ऑप्शन है, ट्राई करके देखिए। चलिए सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर आपका राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, इसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक घाटा। बजटीय घाटा भी है आपका, टोटल बजट मतलब एक्सपेंस माइनस जो टोटल आप इनकम करेंगे, टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल इनकम, तो बजटीय घाटा हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको ये घाटा निकाला जाता है। आगे आते हैं,
भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया था कल के परसों वाले क्लास में आपको कि भारत जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के लक्षण हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन या विशाल तिवारी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग। एम.एस. स्वामीनाथन भारत के हैं, इंडिया के। आगे आइए, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है? 10, 15, 17 या 20? तो है आपके 17। इस देश के आर्थिक विकास को जानने का मुख्य सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय, गरीबी, जीडीपी या मानव विकास सूचकांक? तो आर्थिक विकास बोला हुआ है आपका। विकास को जानने के लिए हम लोग एचडीआई का इस्तेमाल करते हैं, और एचडीआई में लास्ट टाइम जो ये रैंक था, इंडिया का रैंक है, वो है आपका 131। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। आर्थिक वृद्धि बोलता है ना तो जीडीपी लेते हैं हम लोग, लेकिन ये जो आर्थिक विकास है ना, इसके अंदर जीडीपी भी आ जाता है, तो बड़ा पैमाना है ये, सबसे बड़ा पैमाना फिलहाल पे यही है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 सूचकांक में भारत का स्थान बताइए, और बहुत कंट्रोवर्सी में भी रहा था। 145, 101, 135 या 75? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 101। यहाँ पे हमने पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 50 में आप कितने ला पा रहे हैं। अगर आप 40, 42 आसपास क्रॉस कर रहे हैं, 40 से ज़्यादा मतलब 40 से 45 के बीच में क्रॉस कर रहे हैं, आपकी स्थिति अच्छी है। थोड़ा सा और वर्क कर सकते हैं, लेकिन स्थिति काफ़ी अच्छी है आपकी। 40 से नीचे जा रहा है, पढ़ने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, और अभी और करंट अफेयर भी आने वाले हैं। कुछ हमने पुराने करंट अफेयर बनाए हैं, वो आपके स्क्रीन में आ रहा होगा, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे कुछ और बेहतरीन एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।